Good morning everyone. Good morning to all of you. I hope कि तुम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे, ठीक है। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने रिकॉल किया था कॉन्सेप्ट ऑफ द किरचॉफ लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज, और उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जब मैंने देखा था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के क्वेश्चंस थे और हम लोगों ने उसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज, वोल्टेज, करंट जो भी था हम लोगों ने फाइंड आउट किया था उस तरीके से, ठीक है। तो आफ्टर द करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट चैप्टर इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये हमारा करंट टॉपिक है, करंट चैप्टर यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड पढ़ेंगे आज से, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके डेफिनेशन में जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोज करो प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। हम जानते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक मैसिव बॉडी दूसरे मैसिव बॉडी पे एक्ट होता है। नेचर में कैसा होता, अट्रैक्टिव होता था नेचर में। अगर ये r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस पर फोर्स एक्ट होता था। वो कौन सा फोर्स एक्ट होता था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये एक्ट होता था। तो जिस रीजन में ये एक्ट होता था, ये इस पर एक्ट किया, ये इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मैसिव बॉडी दूसरे मैसिव बॉडी पर अपना फोर्स इफेक्ट दिखाता है। ये m2 m1 पे फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो जिस रीजन में ये देखो, ये जिस क्षेत्र में ये काम चल रहा है, r डिस्टेंस पे है ये, तो इस क्षेत्र में ये आसपास का जो भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अराउंड ये अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। क्यों? क्योंकि f का जो लिमिट सेट कर रहा है वो कौन सेट कर रहा है? r मीन्स कुछ डिस्टेंस तक f एक्ट होगा और एक रेंज के बाद f एक्ट होना बंद हो जाएगा। मीन्स दो मैसिव बॉडी पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसका अपना रेंज है। उस रेंज, उस स्पेस, उस फील्ड में ही वो काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोगों ने दो चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है हमारा? नेगेटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारा कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F फिर से यहाँ पे क्या आ गया? R मीन्स R सेट्स द लिमिट ऑफ द फोर्स। ये इन दोनों के बीच में जो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर में क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का भी रेंज क्या है? लिमिटेड है, एक निश्चित सीमा तक लगेगा, उस रेंज के बाद वो लगना बंद हो जाएगा। तो ये जो R रेंज है, अगर हम इसको सिंगल चार्ज बना ले इस तरीके से, यहाँ पे इसका सीमा तय, या तो यहाँ तक लगेगा फोर्स, यहाँ तक लगेगा फोर्स, यहाँ तक जहाँ भी लगना है लगेगा। इस रेंज के अंदर में कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, तो ये उस पर अपना फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। उसी तरीके से इस मास पार्टिकल के अंदर में ये मास पार्टिकल, ये मैसिव बॉडी ये है, इसका रेंज यहाँ तक है, ये R यहाँ तक है, यहाँ रखे, इसके अराउंड कहीं भी रखेंगे इस R डिस्टेंस के रेंज में, तो ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे दिखाएगा। उसी तरीके से ये एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाए एक रेंज, वो जो अपने चारों तरफ एक रेंज तय किया हुआ है इसका, वो जो रेंज सेट होता है, लिमिटेड होता है, वो आसपास का स्पेस फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है।
तो इसके जिस रेंज में ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है दूसरे मैसिव बॉडी पर, तो वो स्पेस, इसके अराउंड जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल है इस रेंज आर रेंज के अंदर, एक फील्ड के अंदर ये अपना जो फोर्स एक्ट करेगा, तो उस पूरे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल की वजह से। उसी तरीके से अगर हम मैग्नेट की बात कर लें, जैसे ये मैग्नेट है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट, ये बार मैग्नेट लेते हैं, आमतौर पे बार मैग्नेट का यूज होता है एक्सपेरिमेंट के लिए और किसी भी चीज को समझाने के लिए ज्यादा यूज होता है। अब ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक पार्टिकल किस पे फोर्स लगाएगा, ऑफकोर्स मैग्नेटिक पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। जैसे मैसिव बॉडी ने किस पर फोर्स एक्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया मैसिव बॉडी पे। चार्ज पार्टिकल किस पे फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगा, दूसरे मैग्नेटिक पार्टिकल पे। अगर ये दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा, दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा, तो इसका रेंज एक निश्चित है। अगर ये उस रेंज के अंदर में कोई भी मैग्नेटिक, अगर इस मैग्नेट के रेंज में वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल्स रख देंगे, दूसरा मैग्नेटिक बॉडी रख देंगे, तो ये भी उसके ऊपर में अपना फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से एक बात समझ में आया। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल है, दूसरा और इसका रेंज मैंने यहाँ तक तय किया, दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल मैंने यहाँ रखा, तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल इस मैग्नेट के रेंज में आ गया, तो ये इस पर फोर्स लगा देगा। लेकिन ये मैग्नेट यहाँ पे है और मैंने ये पार्टिकल यहाँ रखा, ये इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल इस पार्टिकल के रेंज से बाहर चला गया। तो इसका अपना एक रेंज है, इसका जो अपना एक रेंज है, उस रेंज में कोई दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल आ जाएगा, वहाँ जो फोर्स एक्ट करेगा उस क्षेत्र को, उस स्पेस को फील्ड बोलते हैं। क्योंकि मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो फील्ड इज नथिंग। अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड जो वर्ड लगा है, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड जो वर्ड लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फील्ड वर्ड लगा रहे, इट इज नथिंग, इट इज द स्पेस। क्या है ये? स्पेस है अराउंड द मटेरियल, अराउंड द मटेरियल, मटेरियल के अराउंड में ये क्या स्पेस है। कौन सा स्पेस है? जहाँ पर ये दूसरे अदर सेम प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर अपना इफेक्ट शो कर सकता है, उस पर अपना इम्पैक्ट डाल सकता है। दैट रीजन, दैट स्पेस इज नॉन एज द फील्ड। जैसे मैसिव बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जिस क्षेत्र में लगाया, जिस रीजन में लगाया, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज पार्टिकल, दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया, जिस रेंज में फोर्स लगाया और जहां तक वो लगा पा सकता है, जहां तक इम्पैक्ट दिखा सकता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से मैग्नेटिक पार्टिकल या मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाया, जिस रीजन में ये फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो फील्ड स्पेस। इज इट क्लियर? ठीक है। यहाँ पर एक जरूरी चीज है, मैग्नेटिक पार्टिकल पे ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक पार्टिकल है, बार मैग्नेट, इस पे अगर हमने बॉल रख दिया तो ये बॉल पे फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो फील्ड का एक नेसेसरी कंडीशन है कि अपने ही सेम प्रॉपर्टीज वाले चीजों पे वो गिवन मटेरियल उस पर फोर्स इम्पैक्ट दिखाता है। ठीक है, किसी भी तरह का इम्पैक्ट दिखाता है वो क्षेत्र में, उसी का डेफिनेशन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस, चूंकि यहाँ मैग्नेट की बात कर रहे हैं इसीलिए, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, ये मैग्नेट है, इसके अराउंड जो स्पेस है ये, विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो भी इन्फ्लुएंस है, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, जो भी फोर्स इसके अराउंड जो महसूस किया जा सकता है, जो भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है उस रीजन में, दैट रीजन इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सर, बार मैग्नेट या मैग्नेट के अराउंड का वो रीजन है जहां पर वो अपना प्रभाव दिखा सकता है दूसरे मैग्नेटिक पार्टिकल पे। उस रीजन को, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो
ये बार मैग्नेट का इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेगा उस रीजन में। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस में हमें ये पता चल गया है, आगे हमको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि द मेन सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेट। बट नाउ आज हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हम ये कह सकते हैं। मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज, रुका हुआ चार्ज, ये मान लेते हैं ये चार्ज है, ये चार्ज रुका हुआ है। हमने पढ़ के रखा है फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली चैप्टर में, स्टेशनरी चार्ज कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। स्टेशनरी चार्ज, रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है और बनाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें मूव करा दें, इसमें मोशन ला दें, ये मूव होने लगा, ये अब मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ध्यान से सुनना, ये अब मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसीलिए इन मॉडर्न फिजिक्स हम क्या पढ़ चुके, मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ इट इज मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन क्रिएट सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, इट कैन apply, it can exert some force on another magnetic particle or charge particle. Is it clear? हाँ बिल्कुल, अगर ये मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसके फील्ड में, इसके रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, वो भी उस पर भी अपना फोर्स दिखाएगा। इज इट क्लियर? इसीलिए हमारा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो जैसे मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज मूव करने लगा। चार्ज मूव करने का मतलब क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। और मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज के फ्लो होने से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उस फील्ड में अगर किसी दूसरे मैग्नेटिक पार्टिकल को रखेंगे, तो ये फील्ड उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? इस फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और आगे इनके थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों को पता चला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, कैसे बना। इज इट क्लियर? तो इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसे नोट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को देखने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अर्स्टेड कई लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा ऑस्टेड। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट द हिस्ट्री। ये बस देखो, इसके एक्सप्लेनेशन को देखो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मस्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पहली बार लोगों को कैसे पता चला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था। क्या बोला था कि इस चैप्टर, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स था पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग, तो उसको किसको माना जाता था, मैग्नेट को माना जाता था। लेकिन एडवांस साइंस के अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे लोगों ने डीप में जाना चार्ज के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो लोगों ने ये पता करने में सफलता हासिल कर ली, सक्सेसफुल हो गया उसमें, कि चलता हुआ चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन जो किया सबसे पहले 1802 में, 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में इटली का एक आदमी था, वो, उसका नाम था डोमिनिको रोमैग्निस। क्या तो नाम था, नाम थोड़ा उसका उल्टा पुल्टा था। उसका नाम था, इटली का जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ना बोलो, वो एक आम आदमी की तरह था, ज्यूरिस्ट था वो, है ना। उसका नाम था रोमाग्नोसी। रोमाग्नोसी इटली का साइंटिस्ट था वो, सॉरी साइंटिस्ट कह रहे हैं, ज्यूरिस्ट था रोमाग्नोसी। 1802 ईस्वी में,
1802 ईस्वी में उसने पहली बार ऑब्जर्व किया कि जैसे कोई वायर है करंट, इटली का था वो, ठीक है, रोमांगनोसी नाम था उसका, रोमांगनोसी, ठीक है, डोमेनिको रोमांगनोसी, वो इटली का आदमी था। वायर ऐसे जा रहा है इस तरीके से, उसके नीचे उसने मैग्नेटिक नीडल रखा या उसके आसपास में मैग्नेटिक नीडल रखा था। तो जैसे ही वायर था तो वायर में उसने करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट, थोड़ा बहुत मैं मैग्नेटिक नीडल के बारे में बता दूं। मैग्नेटिक नीडल ऐसा होता है, इस तरीके से, इस तरीके के शेप में होता है, नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक नीडल के में डिफ्लेक्शन तभी आता है जब इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला मटेरियल रखा हो, तभी इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, अदरवाइज डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इसमें डिफ्लेक्शन होने का मतलब ही हुआ कि आसपास में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक नीडल है। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में इटली का एक आदमी जिसका नाम था डोमेनिको रोमांगनोसी, ठीक है, डोमेनिको रोमांगनोसी जो आदमी था, उसने पहली बार ये ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसके पैरेलली अगर मैग्नेटिक नीडल को रख देंगे तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है, डिफ्लेक्शन। तो उस डिफ्लेक्शन से उसने ये जाना कि जो कब करंट फ्लो होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है, और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट उसी समय होता है जब आसपास में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला कोई मटेरियल। तो उसने पहली बार इटली के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, ये ऑब्जर्वेशन पब्लिश किया। तो उस ऑब्जर्वेशन को बहुत लोगों ने पढ़ा, तो बहुत लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो उसके जस्ट 18 साल बाद उसने इटली के, वही रोमांगनोसी ने, इटली के जो डोमेनिको रोमांगनोसी जो था, उसने जो अपनी ऑब्जर्वेशन को पब्लिश किया इटली के लोकल न्यूज़ में, उस पत्रिका में, तो उसको बहुत लोगों ने पढ़ा। 1820 ईस्वी में वो नज़र में आया, वो पत्रिका जो उसने पब्लिश किया था, डेनिश साइंटिस्ट ऑस्टेड के। ऑस्टेड ने, जो डोमेनिको ने, इटली का जो वो आदमी एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, उसको परफॉर्म किया और ऑस्टेड ने फिर से दोबारा 1820 ईस्वी में। और इसने जो किया तो इसने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक्सपेरिमेंट किया, तो इसीलिए इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले किसी और ने किया था 1802। तो ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या किया, उसने पहले 2 स्टैंड ले लिया। तो ये स्टैंड है, ये स्टैंड है, ठीक है। स्टैंड से इसने ये वायर को, ये वायर है, वायर को इसने क्या किया था, होल्ड किया था। इस वायर को क्या किया, होल्ड, ठीक है। ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर में क्या है, वायर, वायर को इसने होल्ड किया और वायर के नीचे क्या रख दिया इसने, मैग्नेटिक नीडल रख दिया। मैग्नेटिक नीडल के बारे में जानते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन तभी होगा जब इसमें, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके नीचे रख दिया मैग्नेटिक नीडल और इसमें से इसको एक सर्किट बना दिया, मतलब एक बैटरी से जोड़ दिया या सेल से जोड़ दिया, इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और स्विच रखा, स्विच करंट सप्लाई देने का मतलब स्विच ऑन करना है तो करंट सप्लाई हो जाएगा, ऑफ करना है तो करंट स्टॉप हो जाएगा। तो इसने पहली बार जब स्विच को ऑन किया तो करंट का जो डायरेक्शन रखा है इसने, जो मैग्नेटिक फील्ड का साउथ से नॉर्थ था, तो करंट का डायरेक्शन भी इसने क्या रखा था, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। करंट अभी फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ और मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ में अभी सस्टेंड है। जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन में ऑस्टेड ने देखा कि ये डिफ्लेक्शन जो हुआ किसकी तरफ मुड़ गया, ये इसका नॉर्थ पोल मुड़ गया वेस्ट की तरफ। ये ऑब्जर्वेशन से उसको ये बात पता चला कि करंट की वजह से, करंट फ्लो होने की ही वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। वो किसकी तरफ हुआ, वेस्ट की तरफ। यानी कि जब करंट पहले फ्लो हुआ, उसने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या क्या ऑब्जर्व किया, देखना, जब करंट उसने साउथ से नॉर्थ फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ किसकी तरफ मूव कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। फिर उसने जब, और इस समय क्या है, उसने जो मैग्नेटिक नीडल रखा है वायर के नीचे रखा है। ही केप्ट द मैग्नेटिक नीडल बिलो द वायर, वायर के नीचे मैग्नेटिक नीडल रखा। और फिर अभी भी मैग्नेटिक नीडल वायर के नीचे ही है और बस उसने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो अब जो उसने करंट फ्लो करवाया नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ अभी भी उधर ही है, साउथ इधर है। मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन नॉर्थ तो साउथ तो है ही,
लेकिन करंट का डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया, करंट का डायरेक्शन उसने कर दिया नॉर्थ टू साउथ। और अभी भी मैग्नेटिक नीडल कहाँ है? बिलो द वायर। तो नॉर्थ से साउथ करने पर उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, ईस्ट की तरफ। पहले उस वहां कहाँ हुआ था? वेस्ट की तरफ। डायरेक्शन बदलने से क्या हुआ? ईस्ट की तरफ हो गया। दिस वॉज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में उसने क्या किया? मैग्नेटिक नीडल जो उसने बिलो द वायर रखा था, अब वो उसने क्या कर दिया? अबव द वायर कर दिया। मैग्नेटिक नीडल को ऊपर रखा और डायरेक्शन क्या था? नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ अभी भी करंट का डायरेक्शन है। जैसे ही मैग्नेटिक नीडल को उठा के ऊपर रखा तो अब फिर से डायरेक्शन इसका क्या हो गया? पहले से रिवर्स हो गया। पहले जब बिलो था तो ईस्ट की तरफ मूव किया था, जब ऊपर की तरफ किया तो वेस्ट की तरफ मूव हो गया, वेस्ट की तरफ मूव हो गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया। उसी तरीके से अगर हम इसको भी देखेंगे, अगर इस मैग्नेटिक उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था नीचे से, तो ऊपर से कहाँ हो जाएगा? ईस्ट की तरफ हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो तीन तरीके से उसने देखा। पहले तो बिलो द वायर देखा, तो करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ था तो वो वेस्ट की तरफ मूव कर गया। बिलो द वायर अभी भी है, लेकिन उसने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया नॉर्थ टू साउथ, तो इसका नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव हो गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया। और अभी करंट का डायरेक्शन सेम वही रखा, नॉर्थ से साउथ रखा है। और मैग्नेट नीडल को कहाँ रख दिया उसने? ऊपर। तो अभी इसके जस्ट जो यहाँ पर ईस्ट था, अब वो तुरंत क्या हो गया? वेस्ट की तरफ हो गया। और इसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखेंगे तो इसको भी अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ये तीनों चीज तब किया, जब ये तीनों चीज तब हुआ जब वायर में क्या फ्लो हो रहा था? करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने करंट को सप्लाई देना बंद कर दिया स्विच को ऑफ कर दिया जैसे ही स्विच ऑफ हो गया तो मैग्नेटिक नीडल फिर से अपने पोजीशन में आ गया, नॉर्थ टू साउथ फिर से अपने पोजीशन में आ गया, मतलब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। जब करंट स्टॉप किया, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल, इट मींस देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। इज इट क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, ऑस्टेड डिसाइडेड दैट अ करंट कैरिंग वायर कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और उसने डायरेक्शन नहीं बताया कि डायरेक्शन किधर है कि नहीं। अपने एक्सपेरिमेंट में उसने ये कहने के लिए एबल हो गया, ये कह पाया दुनिया को कि हाँ, जब वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उसके अराउंड। बट डायरेक्शन के बारे में उसने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। ये बात तो कह दिया, चलो यहाँ तक तो हमें पता चल गया। इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में जो हमें पढ़ना था उसके बारे में अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसने कर दिया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऑस्टेड ने बताया। इससे पहले किसने बताया था? डोमेनिको ने बताया था। इटालियन साइंटिस्ट था, सॉरी इटालियन आदमी था कोई, ठीक है। और वो उस तरीके से ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये साबित कर दिया अच्छे से कि एक जो करंट फ्लो होता है वायर में या कंडक्टर में, ठीक है, उसके अराउंड क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन के बारे में उसने नहीं बोला। उसी तरीके से इस ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में जो नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक नीडल का इधर और उधर मूव करता था ईस्ट टू वेस्ट, इसका डायरेक्शन का रूल दिया एम्पियर। एम्पियर का कहना था कि कोई भी आदमी जो तैर रहा है, तैरने वाले पोजीशन में है, मान लो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आदमी का हेड रख दो, मतलब वो तैर रहा है उस डायरेक्शन में। तैरने वक्त जो उसका लेफ्ट हैंड जिस तरफ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का नीडल का मैग्नेटिक नीडल का क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तुम ऐसे समझो, इसके डायरेक्शन मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा इसके बारे में बताया एम्पियर ने। याद रखना, एम्पियर ने बताया। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ। ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन था जिस डायरेक्शन में हो रहा था, उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो रूल बनाया एम्पियर ने बनाया। एम्पियर का कहना था कि मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तुम अज्यूम करो कि कोई आदमी इसी डायरेक्शन में तैर रहा है तो तैरते वक्त वो अपने हाथ को ऐसे करेगा, अपने लेफ्ट हैंड पे ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड को ऐसे करेगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो आदमी अपना लेफ्ट हैंड ऐसे कर रहा है तो मीन्स मैग्नेटिक नीडल अगर यहाँ पे रखा है तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? मैग्नेटिक नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और आदमी ऐसे की तरफ तैर रहा है, उसका हेड करंट के डायरेक्शन में होगा और ये जो लेफ्ट हैंड है इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा।
ये किसने बोला? एम्पियर ने बोला। ठीक है, ये एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी मैं उसको लिखाता हूँ और थोड़ा उसका डिटेल में डिस्कस करता हूँ, इसे नोट कर लो। हाँ, मैंने अभी बोला था ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट पर उसने जो देखा कि मैग्नेटिक नीडल जिस जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा उसके डायरेक्शन के लिए जो रूल तैयार किया, किसने तैयार किया? एम्पियर ने। और उस रूल को उसने नाम दिया एम्पियर स्विमिंग रूल। बेसिकली उसने इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया कि करंट जिस डायरेक्शन में, ये करंट है, ठीक है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा कंडक्टर के अंदर में, करंट जिस डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लो होगा। ठीक, जिस डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और हाँ, इमेजिन करो कि कोई आदमी उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? तैर रहा है। उस आदमी का जो हेड है मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हेड को क्या मान लेना? मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक नीडल इधर है, ये है। तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी दिशा में वो आदमी क्या हो रहा है? स्विम कर रहा है, तैर रहा है। तो तुमको उसने बोला कि जो लेफ्ट हैंड है उस आदमी का, तैरने के दौरान में जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ऐसे ऐसे। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करेगा? टर्न हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ये एम्पियर ने कहा। बोला, फिर से सुन लो, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा, उस डायरेक्शन में तुम्हें क्या करना है? एक आदमी को इमेजिन करना है और वो आदमी स्विम कर रहा है करंट के डायरेक्शन में। आदमी का जो फेस है मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ की तरफ है और उसका जो लेफ्ट हैंड जिधर की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ये इसने बोला एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इमेजिन अ मैन, एक आदमी तुमने इमेजिन किया स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। ये किसकी तरफ तैर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट की तरफ तैर रहा है। ठीक है, विथ हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल, उसका फेस हमेशा किसकी तरफ मूव कर रहा है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, दिखा रहा है, घुमा हुआ है सीधे से। उसका फेस किसकी तरफ होना चाहिए? मैग्नेटिक नीडल की तरफ होना चाहिए उसका हेड। मैग्नेटिक नीडल, ये एकदम कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, द मैग्नेटिक नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। और इस केस में वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक नीडल की तरफ, सॉरी, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा? हिज लेफ्ट हैंड, उसकी लेफ्ट हैंड की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, ये था एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक, इसका हेड किसकी तरफ टर्न होना चाहिए? नॉर्थ पोल की तरफ। और ऐसे केस में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर ये उसी तरफ स्विम करेगा तो मैग्नेटिक नीडल इसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। ये एम्पियर स्विमिंग रूल है। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक नीडल के, ऑस्टेड के मैग्नेटिक नीडल एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है उसके डायरेक्शन को याद करने के लिए और एक वर्ड होता है, थ्रू द वर्ड के भी थ्रू हम याद कर सकते हैं। वो वर्ड बताए क्या है? सुनो। सुनो नाम का एक वर्ड है, सुनो। ये वर्ड सुनो का मतलब हुआ करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर में, साउथ से कहाँ फ्लो हो रहा है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और वायर जो रखा हुआ है ओवर द नीडल, नीडल के ऊपर में वायर रखा हुआ है। ठीक है, ओवर द नीडल, ओवर द नीडल। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? इसका जो नॉर्थ पोल है किसकी तरफ मूव करेगा? वेस्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये वर्ड है। वर्ड में सुनो वर्ड का मतलब हुआ कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ हो रहा है और वायर कहाँ पे रखा हुआ है? नीडल, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है किसकी तरफ मूव करेगा? वेस्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये एक वर्ड है, सुनो की तरह भी हम लोग याद कर सकते हैं। दिस इज द एम्पियर स्विमिंग रूल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाता तो है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इज इट क्लियर? ऑस्टेड ने बता तो दिया कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा, ऑस्टेड ने इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लेकिन ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें जो उनका नीडल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस
नीडल के मूवमेंट से रिलेटेड रूल जो तैयार किया एम्पियर ने तैयार किया। एम्पियर ने इस तरह का रूल तैयार किया, वो हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है अपने अराउंड। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, इसे नोट करो तब तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक करंट कैरिंग वायर की वजह से उन्होंने ये जान लिया कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की सीरीज में इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के काम दिए। उसमें से फ्रेंच साइंटिस्ट 1820 में ही फ्रेंच फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट बोलो, दो फ्रेंच फिजिसिस्ट बायोट एंड सेवेट ने मिलकर अपने कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके थ्रू उसने कुछ एक्सप्रेशन फाइंड आउट की, कुछ एक्सप्रेशन उसने निकाला। उस एक्सप्रेशन को जो उसने डिड्यूस किया, उसको जो एक्सप्लेन किया, उस एक्सप्लेनेशन को ही बोलते हैं बायोट सेवेट लॉ। ठीक है, तो फ्रेंच फिजिसिस्ट ने मिलकर मैथमेटिकल वैल्यू निकाला, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का निकाला। कहाँ पे निकाला, तो कंडक्टर के अंदर में। कंडक्टर के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका उसने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला। देखो ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसने वायर का कितना लेंथ लिया था इसका जिक्र नहीं, तो लेकिन ये बात तो समझ में आ गया कि एक कंडक्टर का जो भी लेंथ होगा हर लेंथ पर करंट फ्लो होगा। अगर हर लेंथ पर करंट फ्लो होगा तो हर लेंथ पर क्या बनेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से हम तो यही तो सीखे, एक कंडक्टर है, उसकी लंबाई है कुछ, हर लंबाई पे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हर लंबाई पर करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब हर लेंथ पर कहीं ना कहीं क्या बन रहा होगा, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो यानी कि हर छोटे छोटे सेगमेंट पर अगर कोई कंडक्टर ले लिया जाए, मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है एक्स और वाई, बायो सेवेट के अकॉर्डिंग ये एक्स और वाई, बायो सेवेट का कहना था अगर हमारे पास दो कंडक्टर है एक्स और वाई, सॉरी एक कंडक्टर है हमारे पास एक्स और वाई, इसके हर छोटे छोटे सेगमेंट पर अगर करंट फ्लो होगा तो हर सेगमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हर सेगमेंट पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उस हर सेगमेंट को मिलाकर, हर छोटे छोटे सेगमेंट को मिलाकर एक पूरा कंडक्टर बना एक्स वाई। तो अगर हम एक छोटे से सेगमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो वो पूरे सेगमेंट के लिए, पूरे कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा उसका वैल्यू। इसीलिए अगर मान लेते हैं हमारे पास 5 मीटर का वायर है, 10 मीटर का वायर है, 8 मीटर का वायर है, तो अलग अलग के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्योंकि उसकी लंबाई अलग अलग है। लेकिन बायो सेवेट ऐसा वैल्यू निकालना चाहता था, एक बार निकाल दे और उसका यूज करके बाकी चाहे जितने भी लेंथ हो कंडक्टर के उस पे उसका यूज करके उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर ले। यूनिवर्सल वैल्यू निकालना चाहता था। तो यूनिवर्सल वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो फाइंड आउट ऐसे किया जा सकता था, ये जो कंडक्टर है एक्स वाई कंडक्टर हर अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना है। अगर एक सेगमेंट का कहीं से भी निकाल लेंगे तो उस सेगमेंट का प्रयोग करके किसी भी कंडक्टर का, चाहे वो उसका लेंथ जो भी हो, उसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बायो सेवेट ने सेगमेंट लिया, उस सेगमेंट का नाम रखा करंट एलिमेंट, उस सेगमेंट का नाम रखा करंट एलिमेंट, उधर से उस सेगमेंट का नाम रखा करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब हुआ हमारे पास जो कंडक्टर है उसका वो छोटा सा लेंथ डीएल, ठीक है, उस छोटे से लेंथ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट किया बायो सेवेट ने, और उस छोटे से लेंथ पर उस करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम आने वाले टॉपिक पर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो बायो सेवेट ने एक कंडक्टर लिया एक्स और वाई, इसका नाम रखा, और इस चूंकि ये छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना है तो वो एक सेगमेंट कहीं पे ले लिया, वो डीएल ले लिया, और उसी डायरेक्शन में डीएल है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इसको उसने बोला करंट एलिमेंट। क्या बोला इसको, करंट एलिमेंट। तो ये याद रख लेना, अगर मैं बोलूंगा डीएल क्या है तो तुम समझ जाना करंट एलिमेंट है। डीएल क्या है हमारा, तो इसको नाम दिया इसने करंट एलिमेंट नाम दिया। ठीक है, करंट एलिमेंट नाम दिया। ठीक है, यहां से करंट फ्लो हुआ, यहां पर एक जगह इसने डीएल करंट एलिमेंट ले लिया।
और इस जगह पे जो करंट एलिमेंट है इसकी वजह से यहाँ पर कहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी ले लो, लेकिन बायो-सावर्ट ने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया है कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अराउंड बन रहा है। ऑस्टेड ने तो यही फाइंड आउट किया कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो डीएल जो करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना, वो इस पॉइंट पे करना फाइंड आउट, वो पॉइंट पी है। एक मिनट रुक जाना, पॉइंट क्या है हमारा, पी है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डीएल से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारा कौन सा, आर है, मान ले आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी अगर हम वेक्टर न भी लगाएंगे तो चलेगा। हम इसे मान लिए दिस इज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द डीएल से हमें फाइंड आउट करना है आर, ठीक है। अच्छा हाँ, कई सारे बच्चों में कंट्रोवर्सी रहती है कि सर ये वायर को इस तरीके से इसने क्यों लपेट के रखा गया, वायर को ऐसे टर्न क्यों कराया गया, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ये जो डीएल है, इसका जो करंट एलिमेंट है, इसका एक्सिस जो है ये है, ये इसका करंट एलिमेंट का जो एक्सिस है, ये इस एक्सिस से इसको हटा के बनाया गया ताकि ये सेपरेटली ये समझ में आ जाए कि डीएल का जो करंट एलिमेंट का एक्सिस है ये, और कंडक्टर हमारा उस तरफ गया है। इज इट क्लियर? अभी पता चल जाएगा कि इसको अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो सीधी सी लाइन तुम्हें बताया गया, ये तुम्हारा ग्राफिकल एक्सिस है किसका, डीएल का। डीएल इस तरीके से वर्टिकली है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो बायो-सावर्ट लॉ ने, बायो-सावर्ट में इन्होंने सबसे पहले अपने ऑब्जर्वेशन में, अच्छा ये डीएल है और डीएल की वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है डीबी होगा। इसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीबी होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, करंट का। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीबी। तारा माता, हाँ रुक जाओ, रखो यहाँ, हाँ डीबी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दूसरा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसने सेकंड बोला ये डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, जितना ज्यादा करंट एलिमेंट होगा बड़ा, उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा करंट एलिमेंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इतना भी नहीं चलेगा। तो ए नंबर पे इसने क्या बोला, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to DL, और उसके बाद dB is directly proportional to थीटा। थीटा मतलब जितना ज्यादा एंगल बढ़ाते चले जाएंगे, ये वाला एंगल, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। लेकिन थीटा को अकेले ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए थीटा को ऑपरेट करने के लिए इसने वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया जिसका वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है, और वो कौन सा वैल्यू है, साइन थीटा। तो इसीलिए इसने थीटा एंगल को ऑपरेट करने के लिए क्या लिया, इसने साइन थीटा लिया। इक्वेशन 3। सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे इसने बोला इनवर्स स्क्वायर लॉ का हेल्प लिया, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर इसने क्या किया, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या किया, आर स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ से आया। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये 4 स्टेटमेंट फाइंड आउट किए। पहला तो बोला डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, करंट एलिमेंट जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। साइन थीटा मतलब एंगल जितना ज्यादा बनेगा, किसके किसके बीच में एंगल बनेगा, ये आर और करंट एलिमेंट डीएल के बीच में, ठीक है। करंट एलिमेंट डीएल के बीच में जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगा। और इनवर्स स्क्वायर लॉ से इसने 1/r² लिया, मतलब करंट एलिमेंट से जितना ज्यादा दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा। इन सब को मिलाकर इसने फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सबको मिलाकर एक एक्सप्रेशन तैयार किया। डीबी डीबीडी सब में कॉमन है, तो इसने डीबी लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन r² आया। और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज के। क्या आएगा, दैट इज के। ये हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, इस तरीके से। और ये जो k का वैल्यू आया, देखो k का वैल्यू जो है, ये जो dl और r, ये dl और r है, पोजीशन वेक्टर है। p का पोजीशन
कहाँ पे, यहाँ कोई ना कोई मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसीलिए के का जो वैल्यू आया मीडियम पे डिपेंड करेगा। म्यू नॉट अपॉन क्या लिखा है इसने 4 पाई, क्या लिखा है इसने 4 पाई, मीडियम पे डिपेंड करेगा। और ये जो मीडियम है म्यू नॉट परमिएबिलिटी कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये परमिएबिलिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो के का वैल्यू यहाँ पे रख दो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हुआ इस तरीके से। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये देखो ये हमारे पास आया, ये डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको अच्छे से लिख दे थोड़ा, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आया। सारी चीजों को भूल के ये देखो ये एक्सप्रेशन इसका आया, मेनली ये आया था, हमने ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दिया आर का, ये पोजीशन वेक्टर है आर, ये पोजीशन। अब यहाँ देखो ध्यान से, आई डी एल आर साइन थीटा, इसमें से इस पॉइंट को लो डी एल आर साइन थीटा, ये देखो ये डी एल आर साइन थीटा, इसको अगर तुम उठा के लिखोगे तो डी एल आर साइन थीटा तुमने पढ़ा है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी इंटू क्या पढ़ा है साइन थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये मैग्नीट्यूड है उसका ए और बी का, ठीक है, वेक्टर ए बी का, ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है डी और आर, तो क्या हम इस चीज को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर के फॉर्म में, ये पोजीशन वेक्टर आर अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब, ये आएगा डीएल क्रॉस आर। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा किससे किसके बीच में बन रहा है, डीएल और आर के बीच में। तो डीएल करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है आर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। याद करो वेक्टर क्लास 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वहां पर हम लोग लगाते हैं वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल, तो राइट हैंड स्क्रू रूल में हम क्या देखते हैं, डी एल क्रॉस आर, मतलब एंगल कहां से बन रहा है, देखो डी एल का एक्सिस ये है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डी एल, और ये दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे घुमा है, तो राइट हैंड लो और अपने सारी उंगली को कर्ल करो जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, ये जा रहा है ऐसे, तो ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल में जो थंब बनाएगा वेक्टर का डायरेक्शन बनाएगा। तो डीएल और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये देखो, डीएल से इसकी तरफ एंगल बन रहा है, ऐसे उंगली मुड़ रहा है, तो अंदर की तरफ थंब जा रहा है, पेपर के अंदर इनटू, तो हम इनटू अंदर की तरफ जाएगा तो क्रॉस चिन्ह लगाते, ऊपर की तरफ आता तो बाहर की तरफ। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि डीएल और आर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, उसका डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। ये बात हमें कैसे पता चला, डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से पता चला। और हमें ये कैसे पता चला डीएल और आर क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है डी एल आर साइन थीटा के फॉर्म में आ रहा है, और वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है। तो स्क्रू रूल से हमने ये फाइंड आउट कर लिया, इसका डायरेक्शन पेपर के अंदर की तरफ है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, मैग्नीट्यूड था। कर जब हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसका करंट एलिमेंट हम लोगों ने डीएल लिया था। करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट एलिमेंट बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। साइन थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और दूर जितना जाएंगे इनवर्स स्क्वायर जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। इस सब को सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास ये आया। अब जरा इस एक्सिस को स्पेसिफाई कर देते हैं। स्पेसिफाई करने का मतलब यह, इस फॉर्मूले को जरा देखो, साइन थीटा में, साइन थीटा अगर ये हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू तुम 0 ले लो, क्या ले लो 0, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब साइन का वैल्यू तुमने 0 लिया तो पूरा एंगल का वैल्यू 0 लिया, तो यानी कि एंगल 0 लेने का मतलब पी का पोजीशन को इस एक्सिस पे ला दिया, मतलब डीएल और पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलाइन हो जाए तब एंगल क्या हो जाएगा 0। जब एंगल 0 हो जाएगा तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा
तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसीलिए कंडक्टर को हमने अलग से कर दिया और एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट ये हमने इसको अलग से स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ 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 यहाँ, मतलब एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट पे जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहेंगे वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बात करते हैं अगर थीटा को हमने 90 डिग्री कर दिया, क्या कर दिया, 90 डिग्री, तो यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो थीटा ये हमारा करंट एलिमेंट का एक्सिस है और हमने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया इस जगह पे। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री बनाया हमारा, यहाँ पर इस हिस्से में यहाँ पर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आया? तो जैसे ही डीएल के परपेंडिकुलर चले जाएंगे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, डीएल के एक्सिस पे चले जाएंगे जीरो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगा। ये सब के सब बायो-सावर्ट लॉ थे। बायो-सावर्ट को आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छे से तुम लोगों ने समझ लिया होगा। बायो-सावर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, किसके लिए, करंट एलिमेंट के लिए, किसी भी कंडक्टर के स्मॉल सेगमेंट स्मॉल लेंथ के लिए। और इसका प्रयोग करके हम आगे वेरियस कंडक्टर के लेंथ, अलग अलग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चे।